क्या हो जब आप छुट्टियां मनाने कहीं जाएं और आपको पता चले कि यह जगह शापित है और आए दिन यहाँ पर मौत होती रहती है, तो आप क्या करेंगे? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप देख रहे हैं डर का सफ़र। बात सर्दियों के दिनों की है, जब मैं अपने दोस्त सुमित के साथ छुट्टियां मनाने का प्लान बना रहा था। हम दोनों एक कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम किया करते थे। ज़्यादातर लोगों को प्रसिद्ध जगह देखने का शौक़ रहता है, लेकिन हम दोनों को कोई ऐसी जगह जाना था जहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते रहते हों। हम लोगों ने इंटरनेट पर काफ़ी सर्च किया तो पाया कि पश्चिम बंगाल में एक ऐसा हिल स्टेशन है जहाँ लोग डर के मारे नहीं जाते। लोगों का मानना है कि यहाँ पर आए दिन आत्माओं की वजह से मौत होती रहती है, जिसकी वजह से इस जगह को शापित माना जाता है। इस हिल स्टेशन का नाम है डाउ हिल, जो पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित कुर्सियांग हिल स्टेशन के पास है। यह हिल स्टेशन खूबसूरती के साथ साथ अपनी डरावनी कहानियों के लिए भी काफ़ी जाना जाता है। क्योंकि हम लोग भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखते थे, इसलिए हम लोगों ने इस कम भीड़ भाड़ वाले डाउ हिल जाने का फैसला किया। लोगों का मानना है कि यहाँ का जंगल इतना डरावना है कि लोग उसके आसपास भी नहीं जाते। और भी बहुत सारी कहानियाँ, किस्से इस जगह के लिए प्रचलित थे, जिसको हम दोनों ने नज़रअंदाज करके इस जगह पर पहुंचने का फैसला किया। बेसिकली हम दोनों कोलकाता में रहते हैं और हम लोगों को यहीं से डाउ हिल जाना था, जो कि 600 किलोमीटर के आसपास बता रहा था, जिसे पूरा करने में हमें 15 से 16 घंटे लगने वाले थे। खैर, हम लोग सुबह 4 बजे ही अपने मंजिल की ओर निकल पड़े। रास्ते में हम लोग काफ़ी जगह रुक रुक कर फोटोग्राफी करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे थे। शाम के 6 बज चुके थे, लेकिन अभी भी हम लोग 70 से 80 किलोमीटर दूर पीछे थे, जिसे पूरा करने में 2 से ढाई घंटे और लगने वाले थे। सर्दियों का मौसम था, इसलिए चारों तरफ कोहरा आने लगा था। कोहरा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि गाड़ी से 100 मीटर आगे भी हमें सही से दिखाई नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से हम लोग अपनी कार को बहुत धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ा रहे थे। कुछ किलोमीटर दूर जाने के बाद हमें जंगलों के बीच से बने रास्ते से गुजरना था। कोहरे की वजह से जंगल काफ़ी ज़्यादा डरावना लग रहा था और जंगल से तरह तरह की आवाज़ें भी आ रही थी। हालांकि उन आवाज़ों का हम दोनों पर खासा फर्क नहीं पड़ा। बस चिंता इस बात की थी कि इतने कोहरे में सावधानी के साथ हम किसी तरह अपने होटल पर पहुंच जाएं। मेरे सोचते ही अचानक सामने से कोहरे के बीच में से दौड़ती हुई कोई लड़की गाड़ी से आकर टकरा गई और सड़क के किनारे लुढ़कते हुए जंगलों में चली गई। मैंने अचानक से कार को ब्रेक लगा दिया। इस एक्सीडेंट की वजह से हम दोनों काफ़ी डर चुके थे, लेकिन हम लोगों को यह भी जानना था कि आखिरकार वह लड़की जिंदा भी है या मर गई। हम लोग फटाफट अपनी कार से उतरे और रोड के नीचे किसी तरह उतरते हुए जंगलों में जाकर उस लड़की को ढूंढने लगे। मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में आगे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर भी हमने थोड़ा और अंदर जाने का फैसला किया। हमने उस लड़की को ढूंढने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करी, पर हमें वो नहीं मिली। हम दोनों अलग अलग दिशाओं में जाकर उस लड़की को खोजने लगे, लेकिन हमें फिर भी वो लड़की नहीं मिली। जिसके बाद मैंने अपने दोस्त को आवाज़ लगाई कि सुमित, चल यहाँ से चलते हैं। मेरा दोस्त मेरे पास आया और बोला, हाँ चलते हैं, जो काम था सो हो गया, अब वहाँ रुकने का क्या फ़ायदा। मुझे उसकी ये बात बहुत अजीब सी लग रही थी। जिस तरीके से उसने बोला कि अब यहाँ पर रुकने का क्या फ़ायदा, लेकिन मैंने उसे नज़रअंदाज करते हुए जल्दी जल्दी सड़क पर पहुंचकर अपनी कार को स्टार्ट कर दिया और आगे बढ़ गया। रात के करीब 10 बजे हम लोग अपने होटल पर पहुंचे। वहां पहुंचते ही हम लोगों ने सामान अपना रूम में रखा और उसी होटल में नीचे आकर डिनर करने के लिए बैठ गए। वहां बैठकर हम लोग डिसाइड करने लगे कि डिनर में क्या खाना है। हम लोग दोनों शाकाहारी थे, इसलिए मैंने पनीर का आइटम ऑर्डर किया और सुमित को बोला कि अब तू भी अपने लिए कुछ ऑर्डर कर ले। सुमित ने बोला कि मुझे चिकन खाना है। यह सुनकर तो मुझे कुछ देर भरोसा ही नहीं हुआ कि सुमित कब से चिकन खाने लगा।
पर फिर भी मैंने उससे पूछा, यार सुमित, हम लोग तो आज तक कभी भी चिकन नहीं खाए, फिर आज अचानक से तुझे चिकन खाने का क्या धुन सवार हो गई? उसने बड़ी अजीब तरीके से मुझे देखते हुए बोला, आज मेरा चिकन खाने का मन है तो चिकन ही खाऊंगा, तुझे जो खाना है खा ले। मैंने भी उसकी बातों को नज़रअंदाज किया और उसके लिए चिकन का ऑर्डर दे दिया। कुछ देर के बाद खाना आया और हम लोग खाने में जुट गए। पर मेरा मन बार बार यही सोचने में मजबूर हो रहा था कि आखिरकार ऐसी क्या बात है कि सुमित आज चिकन खा रहा है। मैंने देखा सुमित अजीब तरीके से खाना खा रहा था, जैसे वह कई सालों से भूखा हो। खैर, खाना वाना खाने के बाद मैंने सुमित को बोला कि यार अब सो जाते हैं, ड्राइव करते करते मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, तो अपन चलकर आराम करते हैं और सुबह कहीं घूमने निकलेंगे यहीं आसपास। इस पर सुमित बोला, तू जाके सो जा, मैं अभी ही घूम लूँगा, मुझे नींद नहीं आ रही है। सुमित का यह बर्ताव मुझे काफ़ी ख़राब लग रहा था, लेकिन थके होने की वजह से मैंने उसको वहीं छोड़कर अपने रूम में जाकर सो गया। अगले दिन जब मेरी नींद खुली तो मैंने देखा सुमित भी बगल में सोया हुआ है। सुबह के 9 बज चुके थे, तो मैं भी नहा धोकर अच्छी तरीके से तैयार हो गया और सुमित के उठने का इंतज़ार करने लगा। करीब 11 बजे सुमित भी उठा तो मैंने उससे बोला कि जल्दी जल्दी तैयार हो जा, कहीं घूमने चलते हैं आसपास। क्योंकि सर्दियों का मौसम था तो धूप का तो नामो निशान नहीं था, जिसकी वजह से आसपास का मौसम पूरा कोहरे वाला हो गया था। सुमित भी फटाफट तैयार हो गया और मुझे बोलने लगा कि एक स्कूल है पास में, चल वहाँ चलते हैं। मैंने बोला ठीक है, चल देख लेते हैं। वह स्कूल 100 साल से भी ज़्यादा पुराना था। जब हम लोग स्कूल पहुँचे तो वहाँ पर ताला लगा हुआ था। इस पर सुमित बोला, कल रात को तो मैं यहाँ पर आया था, यहाँ पर तो काफ़ी बच्चे मिले थे मुझे, उनसे बातचीत भी की थी मैंने, अभी तो एक बच्चा भी नज़र नहीं आ रहा। मैंने बोला शायद स्कूल बंद है, चल यहाँ से चलते हैं। लेकिन मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया था कि आखिरकार रात को सुमित जब यहाँ आया था तो वह किससे मिलकर गया। मुझे सुमित का यह बर्ताव कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से हमारी हर छोटी छोटी बातों पर बहस और झगड़ा होने लगा था, जिसकी वजह से हम दोनों ने यह कोलकाता वापस जाने का फैसला किया। अगले ही दिन हम लोग कोलकाता के लिए निकल गए, लेकिन सुमित का बर्ताव ऐसा हो गया था कि हम लोगों के बीच उस ट्रिप के बाद बातचीत बिल्कुल बंद हो गई थी। डाउ हिल गए हुए हमें 6 महीने से ज़्यादा हो चुके थे। फिर एक दिन मुझे सुमित का कॉल आया कि मेरी शादी होने वाली है, भाई प्लीज़ मिलने आ जा। मैंने सोचा पुरानी बातों को भुला देते हैं और सुमित से मिलने चलते हैं। उसने इतने प्यार से मुझे कॉल किया है तो उससे मिलना ज़रूरी है। यह सोचकर मैं सुमित के घर चला गया। वहाँ जाकर मुझे पता चला कि सुमित की कुछ दिनों बाद शादी होने वाली है। मैंने भी उसे ढेर सारी बधाइयाँ दी और थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद मैं वापस अपने घर लौट गया। सुमित से मिलके आने के अगले ही दिन मुझे उसके पिताजी का फ़ोन आया, जो काफ़ी डरे हुए लग रहे थे। मुझे मिलने के लिए बोल रहे थे। मुझे भी लगा कि कोई गंभीर बात तो नहीं है। मैं फटाफट सुमित के घर पहुंच गया, जहाँ पर सुमित के पापा, मम्मी और एक पंडित बैठे हुए थे। उन तीनों लोगों का चेहरा डर के मारे बेचैन लग रहा था। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने कुछ ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल सुमित की शादी के लिए पंडित जी उसकी कुंडली देख रहे थे, जिसके बाद यह डरावनी कहानी उनको पता चली। पंडित जी ने बताया कि सुमित की मौत आज से 6 महीने पहले ही हो चुकी है। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि 6 महीने से जो सुमित रह रहा है वह कौन है। तब पंडित जी ने पूछा कि 6 महीने पहले ऐसा क्या हुआ था बेटा, जिसके बाद मुझे याद आया कि 6 महीने पहले हम डाउ हिल गए थे। मैंने उनको सारी बात बताई, उस जंगल में जो एक्सीडेंट हुआ था वो बात भी, जिसके बाद पंडित जी ने बताया कि वह जंगल ही शापित है और वहाँ कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि वह एक छलावा था जिसमें हम दोनों फंस गए थे। उसी समय सुमित की मौत हो गई थी।
यह सब सुनकर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। सुमित के माता पिता से मुझे पता चला कि डाउ हिल से आने के बाद 6 महीने के अंदर सुमित 10 से भी ज़्यादा बार अकेले डाउ हिल गया है। हम लोग यह बात कर ही रहे थे कि अचानक सुमित पीछे से आ गया। उसकी आवाज़ बेहद डरावनी लग रही थी। वह बोल रहा था कि आखिरकार तुम लोगों को मेरे बारे में पता चल ही गया। जिसके बाद वह दूसरी मंजिल की बालकनी से नीचे कूद गया। उसकी आत्मा तो पहले ही मर चुकी थी, अब शरीर भी मर गया था। फिर हम लोगों ने उसका अंतिम संस्कार किया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। इसके अगले ही दिन कुछ फिर ऐसा होने वाला था जिसके कारण मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं और सुमित डाउ हिल के जिस होटल में रुके थे वहाँ जब मैंने कॉल किया और उनको सारी यह घटना बताई तो उन्होंने बताया कि उस रात मेरे साथ कोई लड़की वहाँ पर आई थी। सुमित नाम का कोई लड़का आपके साथ नहीं था। मैं तो यह सोचकर हैरान हूँ कि आखिरकार मैं वहाँ से बचकर कैसे वापस आ गया। शायद मेरी और सुमित की दोस्ती इतनी गहरी थी कि सुमित ने अपनी जान देकर मुझे बचा लिया। तो दोस्तों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगली भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए डर का सफ़र जारी रहेगा। धन्यवाद।